कि इस केस में क्या बताएं कि ये वाला जो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स कौन सा गैस इवॉल्व होना चाहिए था एनोड पे, ऑक्सीजन इवॉल्व होना चाहिए था, ठीक है। बट इस केस में ये वाला प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो है कि यहाँ पे काइनेटिक वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अगर काइनेटिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब जो प्रोसेस फास्ट होगा वो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग होगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, क्यों इस केस में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे नोट करके, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होगा एनोड पे, कौन सा गैस इवॉल्व होगा बताओ? क्लोरीन। क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा होगा। और कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था और एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है? क्लोरीन गैस। इसका रीजन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, क्यों होता है ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ई नॉट, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, ये इज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। देयरफॉर evolution of O2 gas is thermodynamically more favorable than the production of Cl2 gas। समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से किस गैस का इवोल्यूशन ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है वैल्यू से? ऑक्सीजन गैस का हो रहा है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स ऑक्सीजन गैस के इवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा रादर देन क्लोरीन गैस का, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। बट यहाँ पे क्या है? काइनेटिकली, काइनेटिकली मतलब अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O जो होता है इज वेरी स्लो एट एनोड, ठीक है। देयरफॉर Cl2 gas is evolved at एनोड, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये फास्ट प्रोसेस है। तो इस केस में काइनेटिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स को डोमिनेट करता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि इस केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस NaCl का यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है और एनोड पे फ्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इस केस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गया क्या? हेलो, यस सर। नोट कर लिया सब लोग? लिख चुके हो? यस बताओ सर। चंद, हो गया सबका? हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर, बस इसी में एक्सेप्शन है क्या और कुछ रिलेटेड भी है? नहीं, सिर्फ इसी में, ठीक है। बाकी सब में थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना?
अच्छा। इसमें एक टर्म आता है, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे नोट करके लिख लो, फिर आगे हम लोग फैराडेज लॉ पे एक टर्म आता है, इसमें देखोगे ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। ये तुम लोग इसमें भी पढ़े होगे, फिजिक्स में भी पढ़े होगे, ओवर वोल्टेज। ये क्या होता है बताओ तो, पढ़े हो ये लिख लो, बस एक टर्म है तो इसका जानना जरूरी है, क्या होता है ये। ओवर वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी का हमको रिडक्शन कराना है या ऑक्सीडेशन कराना है, तो उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो उसका जितना रिक्वायर्ड वैल्यू होता है ना, जितना हमको वोल्टेज कनेक्ट करना होगा, वो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमको पता रहता है सारे मेटल का, ठीक है, कि हर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू तो पता है पहले ही एक्सपेरिमेंटली। तो सिर्फ उतना ही अगर हम लोग पोटेंशियल देंगे, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल से उसको कनेक्ट करोगे तो उससे वो रिएक्शन नहीं होगा। एक्चुअली जो हम लोग वोल्टेज उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है ना, जो थियोरेटिकल वैल्यू है, उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ अमाउंट पोटेंशियल जो है वो लॉस भी होता है, पूरा एग्जैक्ट एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी भी प्रोसेस का एफिशिएंसी जो होता है वो 100% नहीं होता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट हमको वहां पे, ओवर वोल्टेज उसी को बोलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके वहां पे हम लोग सप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलिसिस आसानी से हो सके, ठीक है। और वही जितना हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, मेनली क्या होता है कि ये है मिनिमम ईएमएफ इज रिक्वायर्ड फॉर द electrolysis of a solution and this minimum value can be calculated। और अगर किसी सेल के टर्म में भी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ई ऑफ सेल, एसआरपी, वो फॉर्मूला तो बता ही चुके हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो उससे जो वो एक्चुअली थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जितना कैलकुलेटेड वैल्यू आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई किया जाता है वोल्टेज, और वही जितना हम लोग ज्यादा सप्लाई करते हैं जितना अमाउंट, उसी को बोला जाता है ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। एंड दिस मिनिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड। सर हाँ बोलो। सर ईएमएफ ईएमएफ मतलब वही वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एक्चुअली, ये वोल्टेज को डिनोट करता है, मिनिमम जितना हम लोग वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिजिक्स में नहीं पढ़े हो ये टर्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, बट एक्चुअली द वोल्टेज required for electrolysis is found to be greater than theoretical value। और इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को बोला जाता है, दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल is सॉरी ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो बस ये एक टर्म आता है इसलिए ये जानना जरूरी था। सर ईएमएफ क्या है सर? बताए तो अभी, मेनली वोल्टेज को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जितना कनेक्ट कर रहे हो वोल्टेज जितना सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वही टर्म हो गया।
आवाज नहीं आ रहा है क्या तुमको? कट कट क्या हेलो, रहा है सर? हाँ सर, नेटवर्क कट इशू। छूट छूट के आता है सर। अच्छा, अभी तक तुम्हारा नेटवर्क इशू क्लियर नहीं हुआ है? नहीं सर, होगा भी नहीं सर। नहीं होगा। कहाँ तुम रहते हो? अप्लाई किए सर, अप्लाई भी किए सर वाईफाई के लिए, पैसा भी दे दिए, लगाने ही नहीं आया। कहाँ पे, कहाँ घर है? बिहार से पूरा। बिहार में? शेखपुरा। शेखपुरा? यस सर। अच्छा, वाईफाई का पैसा दे दिया, लगाया भी नहीं आके? नहीं लगाया सर, करीब 15 दिन से पैसा दिया हुआ उसके पास। अच्छा, तो उधर उधर वापस से फिर से लॉकडाउन लग गया है क्या? हाँ। पूरा सारा कुछ बंद हो गया? तो नहीं बोला है लेकिन करता नहीं है कुछ। कोई नहीं करता है फॉलो? हम्म, केसेस तो आ ही रहा होगा उधर भी। नहीं, मेरा इधर जिला, मेरा शेखपुरा में बहुत मतलब कम है, लेकिन और आसपास में बहुत ज्यादा है। यहाँ भी 180 के आसपास हो गया है। वहाँ टेस्ट ही नहीं किया जा रहा है तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? हाँ वही, इसमें यहाँ वही निकला जो मजदूर वजदूर आया था ना, वही जो निकला था, उसके सिवा फिर एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, हो गया ये, लिख लिया सब लोग? अमृत, यस सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोल अमृत। सर का आवाज गया क्या? सर का आवाज तो अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, हमको लगा मेरा नेटवर्क हेलो, गया। लगता है ना। पहचाना अमृत? हाँ रे, तुमको नहीं पहचाने गया। हाँ, सब कैसा है? ठीक ठाक है। हम लोग का कैसे हो साहेबगंज में गया? तो हम लोग का साहेबगंज में तो पूरा पूरा कोरोना भर गया यार, अगले बगले में। नहीं, मेरा में है लेकिन उतना नहीं है, बस वही जो मजदूर उजदूर निकला था उससे ज्यादा नहीं है। हर जगह तो उसी से है यार, हम लोग का यहाँ पर एगो आया, उसका अभी 40 गो हो गया आसपास में। बस 140 हुआ है। हाँ। अभी कंट्रोल भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हेलो। हाँ सर, किधर चले जाते हैं? कौन किधर चले जा रहा है? आप ही तो गायब हुए थे। हम गायब हुए थे? चलो, स्क्रीन दिख रहा है? नो नहीं। सर। अभी भी नहीं? नो सर। कितना स्लो सिस्टम है तुम्हारा। अब आया? हाँ अब आया सर। चलो ठीक है, हो गया, ये लिख लिया हो ना? हाँ सर। चलो ठीक। अब इसके बाद हम लोग ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। अब इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे मूव करना है, मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी जो भी हम लोग एस्पेक्ट पढ़ रहे थे, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो इसमें हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी नोट के अंदर ही लिखेंगे सर? क्या? इसको भी नोट के अंदर ही लिखेंगे, ये अलग टॉपिक है? ये अलग पोर्शन है ना, अलग टॉपिक। तो ये एक्चुअली सिलेबस से, अभी सिलेबस से रिमूव किया गया है। ये बताना है या नहीं बताना है? सर बताना है क्यों? सर, क्योंकि अभी एनडीए की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। एनटीए की तरफ से भी नोटिस आ जाएगा। सर ये तो बोर्ड के लिए फॉलो हटाया है, करता है ना? के लिए नहीं हटाया हाँ, है। बोर्ड के लिए हटाया है सिर्फ। इतना पढ़ोगे यार तुम लोग? सर सिलेबस पूछ हटाने, एग्जाम में क्या करेंगे?
सिलेबस हटाने छोड़ से देंगे। खुश नहीं हो तुम लोग? सर वो तो बोर्ड के लिए हटा है, इसमें नहीं हटा है। इसके लिए अलग टाइम मिलेगा क्या? पूछना तो एनटीए से। पता नहीं सर, बात होगा तब बात कर। तुम लोग ट्वीट नहीं करते हो? ट्विटर पे बोलो, पूछो क्वेश्चन। ट्विटर मेरा अकाउंट नहीं खुला है ट्विटर। बिना ट्विटर का होगा ही नहीं कुछ। आपका है सर? क्या? आपका अकाउंट है? तो मेरे अकाउंट से थोड़ी ना तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। आप भी कीजिए, हम सर लोग भी आप तो पूछ सकते हैं ना। मेरा आप रिक्वायरमेंट है पूछिए ना क्या? सर। सर आप हम लोग के बिहाफ में नहीं आप पूछिए पूछिएगा। ना सर, पता थोड़े चलेगा। नहीं, एक्चुअली जो स्टूडेंट पूछेगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना। तो सर आप हम लोग के लीडर है सर, आप पूछिए। वही तो। अच्छा। आप पूछिएगा तो टीम आपको देख के लीडर। और भी सब पूछेगा ना सर। पता थोड़े चलेगा सर कि आप टीचर हैं। अच्छा, सब पता चलता है वहाँ। चलो हेडिंग डाल लो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें मेनली हम लोग जो है फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ते हैं। माइकल फैराडे का नाम सुने हो ना? हाँ सर, टेन में सुने थे। कौन है? जो है एक्सपेरिमेंट था ना मैग्नेट वाला, उसमें सुने थे। हाँ, मैग्नेटिज्म में मेनली इसके इनके बारे में पढ़ोगे, फिजिक्स में आएगा। ये लाइटनिंग कंडक्टर सुने हो? बिजली वाला क्या? हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर जो लगाया जाता है हाँ लाइटनिंग से जो, बचने। हाँ लाइटनिंग से बचने। हाँ, तो वो माइकल फैराडे ही बनाया था ना, या कोई और था? पता नहीं मेरे को। लाइटनिंग कंडक्टर देखो तो कौन बनाया था? देख रहे हैं सर, गूगल कर रहे हैं, रुकिए। शायद यही था या कोई और था। बेंजामिन फ्रैंकलिन था, सॉरी, ये नहीं था। तो इनके बारे में मेनली तो माइकल फैराडे के बारे में मैग्नेटिज्म के में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? हेलो, यस सर। चलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलो ठीक है। तो फैराडेज लॉ, इसमें मेनली दो दो लॉ पढ़ना है डिटेल में। एक फैराडेज फर्स्ट लॉ है और दूसरा फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है? तो पहला बेंजामिन फ्रैंकलिन बनाया था सर। हाँ, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, तो वो तो बता ही दिए। फैराडेज के बारे में मेनली मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में, ठीक है? तो इसमें देखो, पहला जो फैराडेज फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे। दो लॉ है इसका मेनली जो पढ़ना है। पहला फर्स्ट लॉ लिख रहा है। तो फर्स्ट लॉ में क्या है? यही है कि mass of any substance produced at cathode और एनोड, ठीक है? मास ऑफ एनी, एक्चुअली ये इसका हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं कि कैथोड और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम लोग देख चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। अब यहाँ पे मेनली हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना मास ऑब्टेन होगा, ठीक है, कैथोड या एनोड पे जो डिपॉजिट हो रहा होगा वो अमाउंट कितना होगा। ये इससे रिलेटेड ही इसका लॉ है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड और एनोड जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कितना पास किया जा रहा है, मतलब चार्ज जितना पास किया जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। तो पहला यही लॉ है। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उससे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? तो एक्सप्रेशन देखना है क्या आएगा।
तब देखो मास ऑफ एनी सब्सटेंस, तो मास या वेट दोनों एक ही चीज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो W से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ये क्या बोला गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ, क्यू। Q से। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q आ जाता है, ठीक है। या एक फॉर्मूला पढ़े होगे, चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, टी। पढ़े हो ना ये, करंट इंटू टाइम होता है, टाइम। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करंट से भी अगर रिप्लेस करना चाहें तो करंट से रिप्लेस करोगे तो ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Z, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है Z, ये आ गया ZIT, ठीक है। अब एक्चुअली Z जो है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये कांस्टेंट नहीं है, ये हम लोग देखेंगे, अब इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। पहले इसको लिखो इतना, फिर हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ध्यान रखना। इक्विवेलेंट वेट तुम लोग पढ़े हो, रिडॉक्स में तुम लोग को बताए थे इक्विवेलेंट वेट के बारे में, याद है। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत ही आसान है, अभी तो तुम लोग देख ही चुके हो। जब इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम ही चीज है। इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, एटॉमिक मास तो पता है तुम लोगों को, एटॉमिक मास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं, हेलो। हाँ सर। चलो, तो इक्विवेलेंट मास सिंपली क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से, ठीक है। n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर से, क्लियर है। अब n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, हेलो। हाँ सर। चलो, तो n फैक्टर निकालने बताया गया है क्या तुम लोग को रिडॉक्स में, रिडॉक्स में तुम लोग को बताए थे n फैक्टर निकालने, याद है कुछ, अटेंड किए थे क्लास तुम लोग। किए थे सर, भूल गए, फिर से बताइए, नहीं याद आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे n फैक्टर का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बताएं तो n फैक्टर का मतलब यही हुआ कि n फैक्टर यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। किसी कोई भी रिएक्शन अगर लिखोगे, ठीक है, तो उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन लिखने तो पता ही है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, वो रिएक्शन तुमको लिखना है, और उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी को हम लोग n फैक्टर यहाँ पे बोलेंगे, या n से डिनोट करोगे। समझ में आया, तो वो तो निकाल लोगे इसमें आसानी से। वो चीज हम लोग उसमें नर्व्स इक्वेशन में भी देख चुके हैं, n का वैल्यू आता था ना वहां पे। हाँ। n एक्चुअली क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी n फैक्टर का मतलब वही हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको वही यूज करना है। तो एक्चुअली जो z होता है ना, तो इक्विवेलेंट मास ध्यान रखना, इक्विवेलेंट मास का वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो इसको अगर एटॉमिक मास को n फैक्टर से अगर डिवाइड कर दोगे तो हमको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। तो 96500 ये बता चुके हैं तुम लोग को, इस ये 1 फैराडे का वैल्यू है, बताए थे ना। कब? कब सोते हो क्या तुम क्लास में, f का वैल्यू बताए हैं, 96500 यूज करना है, वो तो हम लोग न्यूमेरिकल में भी यूज करते थे, ये पहला ही चैप्टर, पहला ही सॉरी फर्स्ट क्लास में ही बताया गया है f का वैल्यू। तो हम लोग रिलेशन लिखते थे डेल्टा G इज इक्वल टू NF इन नॉट सेल, लिखते थे ना। f का वैल्यू तो वहां बताया था ना, f एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
हेलो, याद है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर याद है। ठीक है, हाँ तो यस वही सर। चीज हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, अगर तुमसे पूछा जाए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास पहले निकालोगे, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है हमको, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर से इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, और इक्विवेलेंट मास को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, फैराडे 96500, कांस्टेंट। ठीक है, ये फैराडे वाले वैल्यू से अगर डिवाइड कर दिए हम लोग, तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो इसको अप्लाई करना है, जैसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको देखो। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो रहा है ये Cu में। ठीक है, और यहाँ तुमको बोला गया कि इसमें करंट जो है 10 एम्पियर का पास किया जा रहा है, और टाइम 60 मिनट तक पास किया जा रहा है। और तुमसे पूछा जाए कि कितना कॉपर डिपॉजिट होते जाएगा, कि अमाउंट ऑफ कॉपर निकालना है तुमको, अमाउंट ऑफ कॉपर Cu। ये वाला रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होगा बताओ तो, कैथोड या एनोड पे, किस पे हो रहा होगा? कैथोड। कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ये तुमसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, बताओ तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेट करो, सिंपल फॉर्मूला तुमको पता चल ही गया, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, बताओ आंसर क्या आ रहा है? सर कॉपर का वेट। कॉपर का वेट 63.5 होता है, एटॉमिक मास जो होता है इसका 63.5। टाइम को तो आवर में रखेंगे सर। अच्छा, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो आवर में कैसे रखोगे? हाँ सर। 5.8 ग्राम। कितना आ गया? चलो 5.8। सिंपल सा फॉर्मूला वही यूज करना है, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, यहाँ पे सारा वैल्यू तो हमको पता ही है, Z का वैल्यू पहले इधर निकाल लो, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कॉपर का कितना हो जाएगा बताओ तो मेरे को, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना लोगे? 2। 2 है, तो इसका एटॉमिक वेट हो गया 63, सॉरी इक्विवेलेंट वेट हो गया 63.5 बाई 2। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आया। अब इसी इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड कर देना है हमको, 96500 से कर देना है ना। तो यही क्या आ गया, Z का वैल्यू आ गया इतना, देख लो, इसमें किसी को डाउट है? हेलो, नो सर। नहीं है तो बस यहाँ पुट कर दो, बस 63.5 Z का वैल्यू, और ये 2 इंटू 96500, और I का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, करंट 10 एम्पियर है, और टाइम 60 मिनट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली SI यूनिट में लेना है सारा चीज, तो ये 60 इंटू क्या कर दोगे 60, तो बस इसी को सॉल्व करना है तुमको। तो 2 0 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताओ? 5.8। 5.8 आ रहा है सबका, देख लो 5.8 ग्राम। ठीक है, सॉल्व कर लो, देख लो क्या वैल्यू आ रहा है। 36 इंटू ये है 63.5 डिवाइडेड बाय, आ रहा है क्या आंसर? बना रहे हैं।
नहीं आया? देख लो, जो आ रहा है सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? तो जो भी 11 आंसर आ रहा है, कैसे 10.6 आ रहा है सर। 11.8 आ रहा है मेरा। क्या कैलकुलेशन करते हो यार, अब ये भी बताना होगा। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, ये 63.5 इंटू क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 965 है, ये 10 1930 आ जाएगा, तो बस इसको डिवाइड कर लो। 63.5 इंटू क्या है 36 डिवाइडेड बाय 1930, 1.18 आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ? मेरा सर 10.6 आ रहा है। सर 11.8 आ रहा है। अच्छा सॉरी, एक 10 भी है यहाँ पर, सॉरी। हाँ ठीक है, 11.8 आ जाएगा, यस सर। 11.84 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 10 छूट गया था। चलो तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, तुम लोग बनाना, सिंपल है ये, डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है हमको, इसमें और कुछ नहीं है। हेलो। हाँ बोलो, हो गया? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बनाना तुम लोग। दो क्वेश्चन दे रहे हैं। हाउ मच electricity in terms of Faraday is required to produce, ठीक है। दो है इसमें पार्ट, पहला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम molten CaCl2, और दूसरा है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम molten Al2O3। चलो बताओ जल्दी। पहला ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है a solution of NiNO3 whole 2 is electrolyzed between PT electrodes using current of 5 ampere for 20 minutes. Mass of Ni deposited at the cathode निकालना है इसमें, ठीक है। वही सेम चीज है। चलो ये दोनों बताओ कितना आ रहा है, दोनों सॉल्व करो। सर टाइम नहीं दिया है किसमें? पहला वाला में। नहीं नहीं, पहला वाला में टाइम नहीं दिया। सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो एम्पेयर में आएगा ना? टाइम नहीं दिया, तुमको इससे रिलेट करना होगा ना। देखो यहाँ पे वेट तुमको दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी तुमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि अगर हमको ये इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे तुमसे पूछा गया है, मतलब तुमको क्या निकालना है? सर वो तो एम्पियर में निकलेगा पहले ना, क्या एम्पियर में निकलेगा? तो करंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तुमको चार्ज पूछा गया है ना, इन टर्म्स ऑफ फैराडे पूछा सर गया, मतलब क्यू का चार्ज वैल्यू के टर्म, निकालना क्या सर? चार्ज के टर्म में तुमसे बात किया गया है, ठीक क्यू है। बाई टी लिख देंगे, टी कट जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे जेड आता है ना, फैराडे के टर्म में तुम्हारा क्या आएगा, जेड आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट
या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, अगर Z का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, या फिर अगर इसको ऐसे इस टर्म में बात कर सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 इक्विवेलेंट मास हमको डिपॉजिट कराना है या इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट कराना है किसी भी सब्सटेंस का, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा उससे, बताओ तो, बोलो। अगर किसी का इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट कराना है 1 फैराड। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, ये इसको ऐसे समझो, Z इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बाय क्या है 96500 है, ठीक है। तब Z का वैल्यू अगर 1 हो गया, ठीक है, Z 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, Z 1 हो गया मतलब क्या हुआ, बताओ तो। Z किसको बोलते हैं हम लोग, Z एक्चुअली है क्या, बताना। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि Z अगर 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इक्विवेलेंट मतलब 1 फाराडे, ये Z का यूनिट जो होता है इसको ये फाराडे का कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको फाराडे से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 1 फाराडे जो होता है, 1 फाराडे में चार्ज कितना होगा बताओ, 96500 कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी सॉल्यूशन से अगर वन इतना इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे हम लोग, तो विल प्रोड्यूस, कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब 1 इक्विवेलेंट मास के बराबर वो अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर्मूला क्या था, इसको देखो कैसे हम लोग समझते हैं, W इज इक्वल टू क्या था बताओ तो, फॉर्मूला क्या आया था, Z इंटू क्यू था या ZIT था, क्यू को ही हम लोग IT लिखते हैं ना, बोलो। हाँ सर। Q इज इक्वल टू IT था, इतना बात सबको समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर दें, इक्वलेंट, इसको हम लोग Z को क्या लिख सकते हैं बताओ, Z का वैल्यू होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 होता है, ये इक्विवेलेंट वेट यही होता है ना Z का वैल्यू, हेलो, यस सर। चलो ये होता है इक्विवेलेंट वेट बाय क्या लिखते हैं हम लोग 96500 इंटू क्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर चार्ज हम लोग कितना पास कर दें, 1 फैराडे पास कर दें, तो 1 फैराडे में टोटल कितना चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं बताओ तो, 1 फैराडे इक्वल टू कितना चार्ज होता है 96500। तो अगर Q का वैल्यू हम लोग इतना चार्ज अगर पास कर दें इससे, तो वेट कितना डिपॉजिट होगा बताओ। अगर Q का वैल्यू हो गया 96500, यहाँ पुट कर दो 96500, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, और उस केस में अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, W डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ सर। तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी सॉल्यूशन से अगर हम लोग 1 फैराडे अगर पास करें, 1 फैराडे मतलब 965, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास किया जाए, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, मास कितना प्रोड्यूस होगा उस सब्सटेंस का, वहां पे किसके बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट वहां पे डिपॉजिट होगा। और इक्विवेलेंट वेट तो हम लोग निकालने जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय एन। हाँ एटॉमिक वेट बाय n, ठीक है। बस तो वही यूज करना है तुमको, ठीक है, चार्ज के टर्म में तुमसे यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो बताओ इन टर्म्स ऑफ फैराडे बताना है, तो बताओ वो दोनों सॉल्व करो। अब आप समझ में आ गया ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सर पहला का 1 फैराडे आएगा। पहला का 1 फैराडे देख लेते हैं,
तो मतलब एक्चुअली तुमको फैराडे के टर्म में पूछा गया, तो अगर उसका पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी सॉल्यूशन से अगर 1 फैराडे पास करें तो वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, उसका इक्विवेलेंट मास जितना होगा उतना डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट केस में देखो, मॉल्टन CaCl2 से कैल्शियम निकालना है हमको, तो CaCl2 में तो Ca2+ के फॉर्म में होगा कैल्शियम, और उसको Ca में कन्वर्ट कराना है। तो Ca में कन्वर्ट कराना है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा, बताओ। रिडक्शन। रिडक्शन, तो दो इलेक्ट्रॉन ये गेन किया और Ca में चला गया सॉलिड, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। अब इसके लिए अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, पहले इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है बताओ, 40 ग्राम होता है, या मोलर मास हाँ 40 ग्राम, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2। 2 है, तो बाय 2 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा कैल्शियम का, 20 ग्राम हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो अगर 20 ग्राम हो गया तो इक्विवेलेंट मास 20 ग्राम है, और हमको डिपॉजिट कितना कराना है, 20 ग्राम ही कराना है। तो हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट कराना पड़ता है तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, 1 फैराडे। लिख चुके हैं ना यहाँ पे, 1 फैराडे अगर पास करोगे तो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। तो अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल चुके हैं, कैल्शियम का 20 है और 20 ही डिपॉजिट कराना है, तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा बताओ, 1। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, आया कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो अब उसी तरह दूसरा बनाओ, सेकंड वाला बताओ। सर 40/9। 40/9, चलो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का है अब, ठीक है। तब देखो, एल्यूमिनियम Al3+ होता है ना। एल्यूमिनियम आयन क्या है, Al3+ ही है ना। अब इसका अगर रिडक्शन कराना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Al में, Al सॉलिड में। अब इसके लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालें इसका, तो एल्यूमिनियम का पहले बताओ एटॉमिक मास कितना होता है, 27। 27 ग्राम, बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, 3 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 9 ग्राम आ गया एल्यूमिनियम का। हेलो, हाँ सर। तो अब 9 ग्राम आ गया। तो अब यहाँ से तुमको पता है ना कि अगर 9 ग्राम इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा, ये बोलो। सर फंस रहा है, बात फिर से बोलिएगा। हेलो, हेलो। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ सर। हेलो। तो इसका इक्विवेलेंट मास समझ में यहाँ हेलो। तक कोई doubt? हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, फंस गया था सर, पिछले बार बताइए ना। अरे आवाज, हाँ तो बोल ही नहीं, इक्विवेलेंट मास निकालने में उठे किसी को, नहीं, इक्विवेलेंट मास 9 निकला, ठीक। कैसे निकाले हम लोग, एटॉमिक मास बाय n। चलो, तो एक मास अगर निकल गया, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकल गया, तो इक्विवेलेंट कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास आया, तो 9 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। इसी तरह 1 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए 1/9 फैराडे लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में तुमको कितना पूछा गया है, 40 ग्राम के लिए पूछा गया है। तो 40 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा, 40 ग्राम के लिए
40/9 फैराडे आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 40/9 फैराडे। 40/9 फैराडे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना? चलो तो अब सेकंड वाला बनाओ उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 तो वो करा ही चुके हैं ऑलमोस्ट उसी तरह, सिंपल सेम क्वेश्चन ही है। निकल का एटॉमिक मास पता है कि नहीं तुम लोगों को? निकल का मास, सर बता दीजिए। इसका मोलर मास होता है 59 ग्राम, या एटॉमिक मास 59 AMU होता है। ठीक है, सर 1.8 ग्राम आ रहा है। 1.8 ग्राम। हाँ ठीक, 1.82 ग्राम आ जाएगा। आ गया सबका? चंदन, सर पूरा नहीं हुआ है, कर रहे सर, 1 मिनट लगेगा। ठीक है करो जल्दी। जो कर लिया उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सिल्वर is electrodeposited on a metal of total surface area 800 centimeter square, ठीक है, by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposited if density of silver is 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका एटॉमिक वेट है सिल्वर का 108। ठीक है, चलो जिसका वो वाला हो गया इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मान लो। हेलो, ये सेकंड वाला हो गया क्या सबसे? बताओ चंदन। सर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था इसलिए नहीं कर पाए पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। इस केस में निकल को डिपॉजिट कराना है ना, तो निकल यहाँ किस फॉर्म में, Na2+ के फॉर्म में है ना? हाँ। देख लो एक बार।
तो अब ये डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये निकल में जाएगा, निकल सॉलिड में। यही रिएक्शन हो रहा होगा कहाँ पे, कैथोड पे हो रहा होगा। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे अच्छे से लिख दे, ये डिपॉजिट हो रहा होगा Na सॉलिड, ये कैथोड पे हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहीं पे निकालना है W इज इक्वल टू जेड आई टी वाला फॉर्मूला पुट करो। तो Z का वैल्यू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है ये 59 है, और 59 इसका मोलर वेट है, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि n फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो 59/2 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 96500 से, तो ये Z का वैल्यू आ गया। I कितना है यहाँ पे बताओ, करंट कितना बोला गया है 5 रुपये 5 एम्पियर है, और टाइम कितना बोला गया है 20 20 मिनट। मिनट्स के, तो इसको सेकंड में बदल लोगे 20 इंटू 60, बस इसी को सॉल्व करना है। हम्म, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो इधर कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 10 ये 590 आ गया, और इधर आ गया 96500, तो ये आ गया 1930, तो 59/193। 59 into 6 by अच्छा सॉरी, एक 6 भी, 59 इंटू 6 by 193. बाय 193, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड क्वेश्चन में 800 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा ना? नहीं नहीं, क्यों, तो डेंसिटी भी तो उसी में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ है। अच्छा ठीक है सर। ये सर उसका 1.8 आ गया। हाँ 1.82 आ जाएगा। हाँ। 1.82 ग्राम। अमृत, अमृत, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड, चलो थर्ड बनाओ जिसका हो गया सेकंड। सर बहुत छोटा आ रहा है, कितना आ रहा है 0.00015। 0.00015 तो नहीं है, आंसर है 0.00031 सेंटीमीटर। एच थिकनेस जो है या हाइट ये है 0.00031, फिर या फिर इसको हम लोग 31 इंटू 10 टू द पावर, या 3.12 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, चंदन, यस सर, बनेगा? बन जाएगा सर। उसमें बन जाए, फॉर्मूला में W में जगह क्या लिखे सर, W की जगह? W वही तो निकालना है, मास निकालो पहले। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो सिल्वर जनरली Ag+ के फॉर्म में ही रहता है, जनरली +1 रहता है इसका, Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Ag में जाएगा। ठीक है, तो W हमको निकालना है या वेट निकालना है हमको, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ZIT होता है, सारा चीज तो दिया हुआ ही है। ठीक है, Z देखो, Z का वैल्यू कितना होता है
जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा? एटॉमिक वेट 108 ग्राम है और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो यहाँ तो 1 ही है, तो जो इसका एटॉमिक वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी हो जाएगा, तो 108 हो गया और बाय 96500 इनटू आई का वैल्यू है 0.2 एम्पियर और टाइम कितना दिया हुआ है बताओ? 3 आवर्स दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3600, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होता है ना, तो 3 में 3 इंटू 36, तो यहाँ से निकलेगा W। सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। ये 2 जीरो इधर कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 108 और इधर 72 इंटू 2, सॉरी 108 ही आ गया इधर, तो 108 इंटू 108 और इंटू 2 बाय 9650, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो तो 2.40। कितना आ रहा है? 2.40। हाँ 2.4, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 2.4 ग्राम। मतलब सिल्वर जो है डिपॉजिट कितना हो रहा है? टोटल जो डिपॉजिट हुआ है सिल्वर वो 2.4 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, मतलब मास हमको पता चल गया। अब देखो हमको थिकनेस निकालना है, तो थिकनेस निकालने का फॉर्मूला देखो, एक्चुअली मास और डेंसिटी हमको दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू, या डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये पढ़े हो ना बेसिक फॉर्मूला जो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास हमको निकाल चुके हैं हम लोग, डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज करोगे इसको, बताओ कैसे करना है, कोई आइडिया? सर एरिया इंटू क्या हाँ, बोलते हैं? एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको? वॉल्यूम मिल जाएगा। यस सर। अरे एरिया को ही थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है ना, हाँ समझ में आ रहा है? तो बस सॉल्व करो उसी तरह, वो थिकनेस निकालना है तो थिकनेस को कुछ मान लो, h मान लेते हैं हम लोग थिकनेस को, सर आंसर बस आ उसको, गया। हाँ चलो आंसर देख लो, आ जाएगा आंसर। इधर 2.4 है और इस साइड क्या क्या ऐसा सारा डेटा पुट कर दो। डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमको? 9.67 इंटू 9.67 दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू, और एरिया कितना दिया हुआ है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं, क्योंकि डेंसिटी भी हमको सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ है ना, दोनों सेम यूनिट में है, इसलिए मीटर में यहाँ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 800 इंटू क्या कर देंगे, h, यही होगा, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। और यहाँ h का वैल्यू हमको निकालना है, तो h का वैल्यू क्या हो गया? 2.4 डिवाइडेड बाय 9.67 इंटू 800। बस इसी को सॉल्व करो, ये आ जाएगा आंसर 0.0000312 सेंटीमीटर, या फिर इसी को पुट कर सकते हैं हम लोग 3.12 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो कोई डाउट इसमें? अमृत, ये क्या आधा क्लास करके चला जाता है क्या? जो अमृत, आवाज नहीं आ रहा है इसको। चलो ठीक है, देख लो सब, पहले नोट डाउन कर लो, उसका कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसमें। सुधांशु आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस बना रहे हो तुम लोग बुकलेट से? यस सर। हाँ ठीक है, तो फैराडेज लॉ तक भी बनाओ, अभी एक और लॉ इसका बच गया है, सेकंड लॉ, ठीक है, उसके स्टार्टिंग बाद का क्वेश्चन सारा इसी से रिलेटेड था।
ठीक है, तो अब बन जाएगा ना। हाँ हाँ, तो इससे ट्राई कर लेना। और एक और लॉ इसका बचा हुआ है, अभी फर्स्ट लॉ ही हम लोग डिस्कस किए हैं, एक और लॉ बच गया है, और उसके बाद एक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में है। ठीक है, तो अभी 2-3 क्लास और लगेगा इसमें। ठीक है, 3 क्लास मान के चलो, 3 क्लास और लगेगा इसमें आगे कंप्लीट करने में। 3 से 4 क्लास और लगेगा, मतलब एक वीक, नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में अगर 3 क्लास मिलता है तो फिर हो जाएगा। ठीक और है, क्या क्या बचा है सर?